बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रवाज और मैं हूं मुदस्सिर ज़ायदी। आज हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो हल्का बैठक बलोच की सियासी, समाजी और फलाई शख्सियत है, जिनका नाम है मलिक हबीब आवान। फर्जिंद हैं सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद के। सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद के पास बेशुमार तमगे और एजाज़ात मौजूद हैं। तमगाए जंग, आज़ादी कश्मीर मेडल, दफ़ाए पाकिस्तान मेडल, तमगा दफ़ाए आज़ाद कश्मीर और एक बड़ा एजाज़ सिताराए जुर्रात के अलावा और भी बेशुमार एजाज़ात उनके पास मौजूद हैं। मलिक हबीब आवान के वालिद ने दौरान सर्विस बहादुरी, शुजाअत, हौसलामंदी से इन तमाम एजाज़ात को अपने नाम किया। सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी धरती माँ के दफा के लिए अपनी जान और पाकिस्तान की तकमील के लिए अपनी जान आखिरी के सुपुर्द कर दी। इसके बाद हम मलिक हबीब आवान साहब से बात करेंगे कि आइए आप बताएं कि सूबेदार साहब की खिदमात के हवाले से, अपनी सियासी जदोजहद के हवाले से, अपनी सियासी और फलाही जदोजहद के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं सबसे पहले जनाब मुदस्सिर ज़ायदी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा और हक़ की आवाज़ निकाल रहा है और इसी सिलसिले में मैंने आपसे रब्ता किया। इससे पहले बहुत सारे चैनल का मैंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन वो जो असल चीज़ है वो नहीं बयान करते। मेरे वालिद सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद सिताराए जुर्रात 1971 की जंग के हीरो हैं। उन्होंने 1971 की जंग में इंडियन आर्मी के सबसे बहादुर मेजर रमेश बलदानी, जिसको हिंदुस्तान आर्मी का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ चक्रवर्ती, जो पाकिस्तान के निशान हैदर के बराबर है, उसको अपनी ईमानी क़ुव्वत, जज्बा जहाद से हलाक किया और चिट्टी बट्टी की चोटी, जो आज भी आज़ाद कश्मीर के कब्ज़े में है, जिसकी बुलंदी 10,966 फुट है, उसको फतह किया। और चूँकि मुझे पहले नहीं पता था, मैंने अपने वालिद की जो कारनामे हैं, उनका जो भी साथी है, जितना भी दूर था मैं उसके पास गया हूँ, मालूमात ली है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो कारनामे जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मेरा जज्बा जुवान हो जाता है। और ख़ासकर अभी उनके एक साथी उन्होंने मुझे बताया कि 1971 में अगर वो हमला ना रोकते तो आज आधा आज़ाद कश्मीर इंडिया के पास होता। ये मेरे पास आपको उस बंदे के पास भी मैं ले जाता हूँ। एक और बंदे ने कहा, जो उनका साथी है, शायद गवाह है, 14 के रेजिमेंट है और पूरा रिकॉर्ड 14 के आर्मी के पास है, सेंटर में भी है, GH में भी है। और अभी मैंने एक प्रोग्राम कराया था, वहाँ एक जनरल साहब और 14 के रेजिमेंट के CO कर्नल मिसबाहुल हुसैन ने कहा कि जब मेजर रमेश बलदानी की बीवी अपने खामद की लाश वसूल करने इंडिया के बॉर्डर पे आई, तो उसने कहा कि मैं अब उस मुजाहिद, उस बहादुर शख्स को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। वो इतना बहादुर है कि जिसने इंडियन आर्मी के पूरी बटालियन को तबाह बर्बाद किया। तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले हमें बताया नहीं गया था, उनको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बहादुरी का अवार्ड मिला। तमगाए जंग, तमगाए दफ़ाए पाकिस्तान, ये सामने है, तमगाए दफ़ाए आज़ाद कश्मीर, आज़ादी कश्मीर मेडल और सिताराए जुर्रात। और उनकी जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, आप यकीन जाने कुरान पाक की तिलावत के बाद मैं ये हिस्ट्री अपने मुल्क के लिए, और मैं आपको बताऊँ कि मुझे आग फौज से इतनी मोहब्बत है, अगर कोई फौजी वर्दी में देख लूँ, फौजी गाड़ी जाती है तो मैं रोना शुरू करता हूँ। मैं अपने वालिद को याद करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में 5 साल की उम्र में यतीम हो गया था। लेकिन उनकी जो हिस्ट्री है, मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी बरादरी ने या किसी ने नहीं बताया। दूर दूर से लोगों ने आके मुझे बताया है, मुझे मिलते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं और इतना प्यार करते हैं, मुझे बताते हैं कि यार वो कितना अजीम था, वो कितना अजीम
क्योंकि उनके पास कोई दुनिया का लालच नहीं था, उनको अपने मुल्क का दफा अजीज था। उनको मौत से वो जब घर आते थे तो हर रिश्तेदार, हर बंदा, आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने, वो कहते थे मुझे दुआ करे अल्लाह ताला शहादत का मर्तबा दे। आप देख रहे थे कि मलिक हबीब साहब यकीनन अपने वालिद मोहतरम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती अंदाज, आंखों में आंसू आ गए और एक जज्बाती और ईमानी कैफियत है इनकी कि हमारे नाज़रीन को बताते हुए इनके आंसू भी निकल आए। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो देखिए, ये सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद की तस्वीर हमारे पास मौजूद है और इसमें मुख्तलिफ तरह के जो तगमे हैं वो यहाँ जो है वो नुमाया नस्ब हैं। यहाँ तमगाए जंग भी नस्ब है, उसके साथ साथ दफ़ाए पाकिस्तान का तमगा भी नस्ब है, आज़ादी कश्मीर मेडल, तमगा दफ़ाए आज़ाद कश्मीर और सबसे बढ़ के जो बड़ा एजाज़ है सितारा जुर्रत भी सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद के पास मौजूद है। यकीनन नाजरीन, ये एक बहुत ही बड़ी अजीम शख्सियत है जिसने पाकिस्तान की जो शाह रग है उसका दफा किया, पाकिस्तान की तकमील के लिए अपना किरदार अदा किया और हमें उम्मीद है कि उनके ये फर्जिंद हमेशा उनकी इस जो उनकी बड़ाई है, जो उनकी इज्जत है, जो इतनी बड़ी अजीम शख्सियत है उसका ये पास रखेंगे। इसके अलावा हम मजीद भी इनसे कुछ जानना चाहेंगे। जब आज एक आम सिपाही जब शहीद होता है, जिसके पास शायद ये शहादत एक बहुत बड़ा तमगा है, लेकिन ये जो एजाज़ात हैं वो एजाज़ात नहीं भी होते तो उसके मज़ार तक बहुत सारे इकदाम किए जाते हैं, सड़क दी जाती है। उसके अलावा जो करीब कॉलेजेस, स्कूल या कोई भी चीज़, जैसे हमारे पिछले दिनों में हमारे एक हीरो सिपाही मकबूल हुसैन जब शहीद हुए तो उनके मज़ार तक पुख्ता सड़क और साथ साथ उनके नाम का एक स्कूल भी बन गया। तो ये बताएं कि सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद के पास इतने एजाज़ात होने के बावजूद आज तक मैंने इनके नाम का ना कोई कॉलेज देखा, ना कोई सड़क देखी, ना इनके मज़ार तक पुख्ता सड़क जाती है। तो इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्या इक़दाम किए गए सूबेदार साहब के लिए? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कोई क़यादत नहीं है। मैं छोटा था, जज्बा था, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्र अदा करता हूँ। 1986-87 में जब सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक साहब लंदरी गए, मैं वहाँ पेश हुआ। मैंने कहा मेरे वालिद की मुल्क कौम के लिए ये दरख्वास्त में मैंने लिखा था कि पेश नज़र रखते हुए उनके नाम का मुनटा में जहाँ उनका आबाई गाँव है, उनका मज़ार भी उधर है और उसके साथ एक मस्जिद जो उन्होंने बनाई थी, 1 जनवरी 1965 को पहला जुम्मा वहाँ हुआ था, आज तक वहाँ जुम्मा होता है। तो हफ्ते के बाद पूरा DHO पूरा अमला आ गया, वहाँ सर्वे किया। बाद में वो अस्पताल सियासत की नज़र हो गया, फिर वो अस्पताल नहीं बन सका। फिर मैंने जदोजहद की, दरख्वास्तें देता रहा, लेकिन नहीं हुई। फिर मैंने 1994 में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को एक दरख्वास्त दी कि मेरे वालिद की खिदमात हैं और उनके मज़ार के तकरीबन 10 मीटर के फासले पर एक गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मुनोटा है जो 1976 में कायम हुआ था, कि इसको मिडिल का दर्जा दिया जाए। तो सदर आज़ाद कश्मीर ने उस वक्त एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उस स्कूल को मिडिल का दर्जा दिया। उस स्कूल को सैयद मोहम्मद शहीद के नाम से मौसूम किया, लेकिन मिडिल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि फंड नहीं है, जिस तरह भी है। वो प्रूफ मेरे पास अभी है, ये फाइल सामने पड़ी हुई है, नोटिफिकेशन ही ओरिजिनल मेरे पास। फिर मैं इस तरह दरख्वास्तें देता रहा, लेकिन क़यादत ना होने की वजह से हमारा ये चीज़ नहीं बनती। फिर जी अच्छा हबीब साहब, ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ों का नाम मौसूम करने से उनके कोई अखराजात इलादे से नहीं आते या कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए होता है, वही जो चीज़ें चल रही होती हैं, स्कूल चल रहा होता है, सड़क बनी हुई होती है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मौसूम किया जा सकता है। तो इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन से लोग हैं कि जो ये नहीं चाहते कि सूबेदार साहब के जो नाम है वो जिंदा रहे, उनके एजाज़ात के बारे में, उनके इस जो तमगाजात हैं उनके बारे में लोगों को आगाही मिले? जाहिर सी बात है, जब अगर स्कूल उनके नाम होगा तो लोग ये तो सवाल करेंगे, हमारे आने वाली नस्लें ये तो पूछेंगी
कि ये कौन थे सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद, जिनके नाम से स्कूल मौसूम है, जिनके नाम से सड़क मौसूम है। तो ये कौन लोग हैं जो इस बात को होने नहीं देते? देखिए, 2006 में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जहाँ सिद्धार अतीक साहब के पास में पेश हुआ और मैंने उनको कहा कि मेरे वालिद की ये खिदमत हैं, उनके नाम का स्कूल है लेकिन ये मिडल नहीं है, आप मेहरबानी फरमा कर मिडल करें। उन्होंने उसको एप्लीकेशन मेरे पास इधर पड़ी हुई है, उन्होंने फौरी कहा कि इसको मिडल का दर्जा दिया जाए और MLA को लिखा। मैं वापस अपने गाँव आया, फिर ये मेंबर कश्मीर काउंसिल थे मलिक परवेज़ और डिप्टी स्पीकर थे जनाब फारूक ताहिर, इनके पास आया। फिर मैंने उनका कहा, आप कहते हैं आप कौन होते हैं स्कूल मिडल कराने वाले? फिर आवाम इलाका मनोटा तक मैं 20वीं दफ़ा उनके पास के फारूक ताहिर वज़ीर तालीम ही रहे, लेकिन उन्होंने इस स्कूल को मिडल नहीं होने दिया। इसमें सबसे बड़ा जो रुकावट थी ये मलिक परवेज़ था। मुझे नहीं पता कि उसको क्या तकलीफ़ थी, लेकिन सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं यानी खुदा का मुस्तक़िल, वो रुकावट है। एक शहीद है, ये नहीं होता है चलो उनके नाम से हो गया। मैं ये कह रहा हूँ उनके नाम ही ना करें। हमारा इलाका बैकवर्ड बहुत गरीब इलाका है, वहाँ लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस नहीं दे सकते। हम ये कह रहे हैं कि वो स्कूल मिडल होना चाहिए, उसके साथ प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मोनोटा है, वो भी प्राइमरी है। अभी 2 साल पहले हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए सैयद मोहम्मद शहीद तारा स्कूल का नाम रखा, उसका क्या फ़ायदा? मैं ये कह रहा हूँ उसको मिडल करें। और फिर ये हुआ कि जब ये हुकूमत बनी PTI की तो 2 अक्टूबर 2010 में मैं वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर जनाब अली अमीर गंडापुर साहब के पास गया कि ये मेरे स्कूल है, ये यहाँ के जो डिप्टी स्पीकर ये मेंबर कश्मीर नहीं होने दे रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें। उन्होंने DC साहब को फ़ोन किया, उसको मार्क किया, वो लेटर मेरे पास ये मौजूद है ओरिजिनल। तो DC साहब ने फिर बाद में थोड़ा सा सर्वे कराया। सर्वे में फिर इन्होंने कहा कि ये स्कूल नहीं हो सकता। ये सर्वे DO वो कह रहा है, वो मेरे पास वो है कि यहाँ से तालावड़ी इतना किलोमीटर है, मोनोट है, क्या किला इतना है, मुंगरियोट। मैं ये बताता हूँ कि क्या इन्होंने अपने मुल्क की खातर दुश्मन को ज़ेर किया, बिल्कुल तबाह बर्बाद किया, तो क्या उनके नाम का स्कूल ये क्यों नहीं होने देते? ये जालिम लोग, ये बहुत बड़े जालिम लोग हैं। ये अभी भी पूरा अमला, पूरा जितने लोग हैं अवाम इलाका बार बार इनके पास जा रहे हैं कि खुदा के लिए यार ये 2 स्कूल हैं। मेरा भी हुकूमत से मुतालबा यही है। अभी 14 साल में ये बात चली गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अभी आज नहीं होगा, कल नहीं हो जाएगा, साल बाद ये स्कूल मिडल हो जाएगा। तो ये 2 बंदे रुकावट हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे थे कि आज पूरी दुनिया में जहां देखा जाए शोदाए के नाम से सिर्फ कुछ जो इदाराजात हैं उनको मौसूम नहीं किया जाता, बल्कि अलादा से यादगार शोदा और इस तरह के मज़ीद जो इक़दाम हैं वो किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि मलिक हबीब साहब हमें बता रहे थे कि आज तक सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद के नाम से कोई चीज़ मौसूम नहीं हो सकी। और हाल ही में इन्होंने जैसे बताया कि एक प्राइमरी स्कूल को उनके नाम से मौसूम किया गया, लेकिन इनका कहना ये है कि वो हमें प्राइमरी स्कूल सिर्फ मौसूम नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ हमें उस स्कूल की अपग्रेडेशन भी चाहिए ताकि वो स्कूल मिडल हो। हमारी आने वाली नस्लें और सूबेदार सैयद मोहम्मद शहीद के गांव के लोग, उनकी नस्लों में से लोग जो है वो आगे पढ़ लिख के आगे जाएं और आगे जाके मुल्क कौम की दफा के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दें। अच्छा, मैं हर साल जो बरसी कराता हूँ, 2 साल पहले मैंने वालिद साहब की बरसी कराई। मैंने एक मुफ्ती आलम को बुलाया, मैंने उसको कहा कि शहीद की फजीलत बयान करो। तो जब उसने शहीद की फजीलत बयान की और मेरे वालिद के साथी जो उनके बचपन के साथी 25 साल तक उनके साथ जिन्होंने सर्विस की है वो आए, वो कब्र को उन्होंने सलामी दी और उन्होंने जाके आपके किस्से कहानियाँ बयान की उनकी बहादुरी की। और नकियाल सेक्टर से एक आदमी वो तकरीर सुन रहा था, चूँकि चैनल वाले लाइव दिखा रहे थे। आप यकीन जाने कि वहाँ से एक बंदा दौड़ के उसने कहा मैं इंडिया क्रॉस करूँगा बॉर्डर पे, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं शहीद होना चाहता हूँ। उस इतना जज्बा था। तो उसमें भी ये मलिक परवेज़ लोगों को मना कर रहा था कि उधर ना जाओ। मेरे पास गवाह है, उस बंदे ने कहा था कि उधर नहीं जाऊँगा, हालांकि मेरा कोई जाती किसी के पास है ही नहीं है। मैंने आज तक
नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ हर नमाज के वक्त कि अल्लाह पाक ने मेरे वालिद की इतनी इज्जत दी है, मुझसे कोई ऐसी गलती ना, अगर उनका नाम रोशन ना कर सको बदनामी नहीं। और सियासत में आप कहाँ तक दिलचस्पी रखते हैं, कहाँ तक आपने जो है वो सियासी जदोजहद शुरू रखी हुई है? 1992 में फैल साहब चूँकि MLA बन चुके थे, 90 में 91 में भी वो इलेक्शन हुआ था तो वो रह गए थे, और 92 में मैं ज़िला काउंसिल का उम्मीदवार बना। उस वक्त नज़ीर ज़िया साहब हेडमास्टर थे, वो मैं अब बात भी करूँगा नहीं क्योंकि वहाँ मुझे सामने नहीं आने दिया गया था। और फिर उसके बाद 2006 में जब इलेक्शन हुए, चूँकि मलिक फैल साहब फोत हो चुके थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट के लिए मैंने दरख्वास्त दी। नज़ीर ज़िया साहब थे, मलिक परवेज़ और मलिका याद साहब थे। तो आज़ाद कश्मीर के 28 हल्कों में से 27 हल्कों का फैसला हो गया था, हमारे हल्के का नहीं हुआ था क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मजबूत बन के कैंडिडेट बना था। और फिर हमने ये तय किया, फिर अतीक साहब के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आप सब लोग मुतफिक हो जाए, इताअत करें। तो फिर मैंने कहा ठीक है इताअत करें, लेकिन चूँकि हमें कुछ इसका फल मिलना चाहिए। तो वो उस फल का ये हुआ कि फिर उस वक्त हमें कश्मीर काउंसिल की सीट मिली। ये तो दबाव था, बहुत सारी बातें रही, मैं कह नहीं सकता। मैं उन दिनों में बीमार हो गया। फिर 2010 में मेरा तल्लुक़ था, चूँकि मेरे वालिद साहब की हिस्ट्री अवान साले में है, पाकिस्तान के जितने अवान थे उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया, मुझे हौसला दिया। और फिर मैं मीडिया एडवाइज़र था मलिक बशीर अवान सदर तंजीम अवान पाकिस्तान का। मैंने अपनी कौम के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, बहुत बड़ी। एक तो कश्मीर काउंसिल, ये तरीक़ाकार चूँकि नज़ीर ज़िया साहब का वर्क था, उनकी मेहनत थी, ये उनका हक था, मलिक नज़ीर ज़िया साहब। लेकिन उनके साथ जो शरीफ आदमी थे, अच्छे दयानतदार आदमी थे। फिर ये हुआ कि कश्मीर काउंसिल के बाद 2010 में जब नून लीग का बनने जा रही थी, फिर मैं उसमें नहीं बन रही थी आज़ाद कश्मीर में। सरदार सिकंदर हयात साहब सालार जनरल में बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आप यकीन जाने वो बहुत हमारी कदर करते थे। फारूक कदर साहब हमारी बहुत कदर करते थे। मलिक परवेज़ अभी भी है, मैं दावे से कहता हूँ, जितनी वो मेरी कदर करते थे आज तक शायद वो मेंबर कश्मीर काउंसिल, उनकी भी मजबूरियाँ थी। पूरी काबीना हमने साथ होके नून लीग बनवाई, और नून लीग बनाने में मैंने अभी किसी को बताया 2 दफ़ा मुझ पर हमले भी हुए हैं, मैंने किसी को नहीं बताया। और फिर यह है कि मलिक शाकिर बशीर अहमद, चूँकि आज़ाद कश्मीर में बरादरी बेस पे इलेक्शन होते हैं, ये होना नहीं चाहिए। सब बरादरियाँ, कोई बंदा इतना परहेजगार नहीं, मतलब है अहम नहीं है, वही वो अहम है जो मुत्तकी परहेजगार है। बरादरी वैसे बनी हुई इसमें, चूँकि मैं जो अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, एक तो ये था। फिर शाकिर बशीर अहमद साहब को मैंने साथ रख के जनूबी पंजाब के जितने MLA थे, राजा जफरुल्लाह साहब के पास जाते थे। फिर जब नून लीग नहीं बन रही थी, सिकंदर हयात साहब ने मुझे कहा नज़ीर साहब के आपके कितने MLA, फिर हमने कोशिश की, नून लीग बनवाई। फिर शाकिर बशीर अहमद को ज़िमनी इलेक्शन में मुजफ्फराबाद लेके गया, वहाँ जीते। रावलाकोट लेके गया, नजीब नकी नहीं जीत रहे थे। आखिरी टाइम शाकिर साहब का मुझे फ़ोन आया 2011 के इलेक्शन में कि नजीब नकी कौन है, सरदार अल्ताफ़ कौन है। मैंने कहा जी क्या बात है, कहते हैं जी पुरम दस्तगीर साहब आए मेरे पास, या उनके बंदे आए, वो कह रहे हैं उसकी सपोर्ट करो। तो फिर मैं उनको शाकिर साहब को पतन से रिसीव किया। 22 जून 2011 को पलंदरी ले गए, पलंदरी बारल, पलंदरी और गोरा के आवान को इकट्ठा किया, नजीब नकी को कामयाब कराया। फिर 24 जून 2011 शाकिर अवान को सदर तंजीम अवान पाकिस्तान को बैठक अवानाबाद में ले गया। बैठक अवानाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, उसके बाद नहीं होगा, आइंदा पता नहीं होगा, यानी नहीं हुआ है। और वहाँ हमारे 200 बैनर मियां नवाज शरीफ साहब के और इनके जलाए गए। और जिस दिन नज़ीर ज़िया साहब ने बैठक पे ये नूली का दफ्तर बनाया, शाम को यही मलिक परवेज़ ने खाली कराया था। फिर मैंने शाकिर अवान को मीरपुर ले गया, क्योंकि सदर तंजीम अवान पाकिस्तान थे, नून लीग के MLA थे वहाँ। फिर मैं डडियाल लेके गया, पलंदरी लेके गया, इसी तरह हजीरा लेके गया, मुजफ्फराबाद लेके गया।
और उन्होंने यानी जमात के लिए बहुत वर्क किया। नज़ीर साहब ने अभी भी जो मैं ये जो कहते हैं ना ये मुस्लिम लीग नून जमहूरी पार्टी है, मैं इनसे पूछता हूँ कौन सी इनमें जमहूरियत है? अभी जो 2016 में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम ये जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई ने कश्मीर काउंसिल के लिए दरख्वास्तें मांगी और मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर काउंसिल के लिए दरख्वास्तें ही नहीं मांगी। एक आदमी डायरेक्ट उसको तो मियाँ साहब ने उसको मेंबर कश्मीर, उसकी क्या खिदमत थी जमात के लिए? खिदमत तो नज़ीर ज़िया साहब की थी, उन्होंने जान दी। दूसरी मेरी थी, जमात हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में बनाई। चप्पा चप्पा करिया करिया ये लोग जो आज भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं, ये हमारे शामिल किए हुए थे, कुछ कोई नज़ीर ज़िया साहब ने शामिल किए हुए थे। तो ये था कि हम ये चाहते थे कि यहाँ पे जमात बनेगी, ये कोई बनाएंगे, लेकिन ये लोग इतने जालिम हैं। ये जो मतलब परवेज़ है, ये जो मेंबर कश्मीर काउंसिल है और ये फारूक ताहिर है, हम कोशिश करते हैं। मैंने आज तक अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचा, मैं तो उनको मसाइल लेके जाता हूँ, मैं तो उनको करता हूँ, लोगों को उनकी मुखालफत ही नहीं की। मैंने कहा यार मलिक परवेज़ को कोई चीज़ बन गई तो लोग कहेंगे कि यार ये मुखालफत करता है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने उसको दिया, लेकिन उसको इतनी तौफीक नहीं हुई, उसको अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं हुई। सादे लोग हैं तो बोलने वाला भी नहीं है। अब बैठक अवानाबाद की जो हैसियत थी उसको होना चाहिए था, उसको तरक्की होनी चाहिए थी। अभी अस्पताल अभी 2 महीने रह गए, 3 महीने इलेक्शन में या 4 महीने रह गए, वहाँ बनना चाहिए थी चीज़ें, वहाँ दफ्तर होने चाहिए थे, वहाँ भी जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तो उनको वहाँ काम करना चाहिए था। तो मैंने कोशिश की है, जद्दोजहद की है, लेकिन चूँकि इख्तियारात अभी देखे ना, पहले ये होता था कि मलिक तफ़ैल साहब के साथ हम रहते थे, कारकुन थे ना उनके, वो हमारे सर पे चलते थे निचले बेल्ट में। वो सरदार अब्दुल कयूम खान साहब उनका काम कर लेते थे, लेकिन नीचे यही मुजाहिदी ग्रुप फारूक ताहिर आगे उनकी फाइलें गायब कर देते थे, नहीं होने देते थे। अभी ये है कि अभी उसके साथ मलिक परवेज़ मिला हुआ है, जिसकी वजह मिसाल ये है कि उसने 12 क्लर्क की पोस्टें आई हैं और 11 या 12 आई है या 11 आई है। एक बंदा उसने लगवाया मलिक तफ़ैल साबिक MLA का नवासा जाली डिग्री पे। वो फारूक ताहिर इंतकामी आदमी है। वो सर मलिक तफ़ैल से इंतकाम, उसके नवासे को उसका कारकुन था मास्टर गुलफराज साहब, वो टीचर भी था, आज़ाद सर्विस मतलब सरकारी टीचर था, फिर भी वो फारूक ताहिर की सपोर्ट है। उसके बेटे को उसने जाली डिग्री पे क्लर्क लगवाया। जब उसको पता चला उसने इस्तीफा रिजाइन दे दिया। फिर एक और है कि यार हमारे हल्के में एक साईं सुल्तान का दरबार है, हाजी याकूब सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वहाँ तक सड़क दी, उसका मज़ार बनवाया, मस्जिद बनाई। उसका कोई तल्लुक तो नहीं था, वो एक रूहानी तल्लुक था। तो जो मलिक तफ़ैल को सब कुछ मिला, मलिक तफ़ैल की वजह से मिला है। मलिक तफ़ैल साहब जो थे नहायत ही, अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, देखें आप, हर बंदा कहेगा कि वो शरीफ आदमी, 5 साल बाद उनकी याद आएगी। अभी उनके एक बेटे ने घोड़े रखे हुए हैं, मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी करता है, कम अज कम इसको हमने आज तक नहीं कहते कि मेरे किसी बेटे को, मेरे किसी अजीज को। मैं ये कहता हूँ यार मलिक परवेज़ आपको अल्लाह पाक ने 10-15 साल हुकूमत है, अपना अजीज, अपना बेटा ही किसी अच्छे होते, फारूक ताहिर है, अपना भाई बेटे कितने अच्छे ओहदों पे, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये चीज़ें अगर मैं एक आम बंदा था, मैंने अभी पिछले दिनों राजा इब्रार साहब आए थे जो PTI के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बड़ी तफसील से मुझे बात की। वो कह रहे हैं मैं टिकट लूँगा चाहे हारूँ या जीतूँ। मैंने ये इसका क्या? कह रहे हैं यार तुम उसका टिकट में हार भी गया ना तो मुझसे पूछ के कर रही होंगी, मुझसे पूछ के स्कीमें होंगी। तो ये मलिक परवेज़, ये बरादरी का नुमाइंदा, यार ये लोगों पूरे आज़ाद कश्मीर के तमाम बरादरी के लोगों सुनो, इसने सिर्फ अवान होने के नाते ये सीट मिली है। बताओ इसने अवानों के लिए क्या किया है, अवानाबाद का क्या किया है? वो बातें मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बलोच भी हमारा मरकज़ है, वहाँ बहुत बड़े शदाई है मेरे वालिद साहब थे। बहुत लोग जो ऐसे लोग हैं जो रात को या अचानक हर हफ्ते में मेरे वालिद के आके मज़ार पे आके दुआ मांगते हैं। तो इसने क्या किया है? इसने क्या किया है? अल्लाह ताला चांस देता है, अल्लाह ताला एक मौका देता है
मैं एक जज्बे के तहत, एक वालिद साहब की हिस्ट्री पढ़ के जज्बे के तहत मैं कहता हूँ कोई ऐसा काम कर जाऊँ ताकि रहती दुनिया तक ये अख्तर रब्बानी साहब जो वज़ीर रहे, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। 13 जुलाई 1992 को हमारे घर आए तो उन्होंने कहा 150 हुसैन के नाम का ये स्कूल होना चाहिए। फैल साहब भी आए जो वो सियासी थे, उन्होंने कहा कि ये ना हो कि ये वोट उधर चले जाए। तो बात यह है कि ये एक मौका है, अल्लाह पाक ने उनको मौका दिया हुआ है, नहीं काम कर रहे, ये बाद में पछताएंगे, तारीख बनेगी। और सबसे बड़ा ये है कि ये जो शहीद है यार, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैंने मुस्लिम लीग नून बनाने में मरकजी मेंबर मजलिस आमला एक आम कारकुन हूँ। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने शामिल किया, अगर बताऊँ ना वो अभी टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ वो इशर किया कि एक और वाकया है, वो बात लंबी हो जाएगी। ये फारूक कादर साहब जब ये इधर खड़े होकर कहते हैं आपको क्या हो गया इधर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, मैं पूछता हूँ 18 जनवरी 2016 को मैं गलती से इनके साथ नून लीग का चूंकि मरकजी मेंबर मजलिस आमला था, मैं यहाँ से पिंडी से सुबह बेटे को 16 साल के बेटे को लेके बैठक पर गया। वहाँ से वो चले गए ठंडी कस्सी, वहाँ जलसा था, वहाँ स्टेज पे मैं बैठ गया। ये फारूक कादर साहब, ये जनाब फारूक था, ये मलक परवेज घोर शहीद चौथा में था। तो वहाँ इन्होंने मुझे इतना जलील किया, सामने इंडिया का बॉर्डर, तत्तापानी सेक्टर, ठंडी कस्सी। तो जब मैं वहाँ पानी आया उन्होंने हटा दिया, चाय आई मुझसे, इधर इतनी गेट बंद था। वहाँ खुर्शीद बार बार इनको कह रहा था यार एक बंदा आ गया है, तो आप इसको भी यार कोई इसका नाम ले लें, स्टेज पे इसको कुछ कहें, कोई चलो खाना पीना कुछ। लेकिन फारूक कादर हुआ बिल्कुल गूंगा बहरा होके पहचानने से इनकार कर दिया था। फारूक कादर और ये फारूक कादर और मलक परवेज ने मना कर दिया था स्टेज को, इसका स्टेज सेक्रेटरी को इसका नाम नहीं लेना। किसी को, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको पता ही नहीं था ये कौन आया हुआ है। फिर काली रात, सर्दियाँ, उसके बाद बर्फ, ठंडा इलाका और बैकवर्ड इलाका, जंगल। जब 5:15 के करीब 5:05 पे जब अजान हुई तो ये मलक परवेज का एक ड्राइवर था या साथ गया हुआ था, बैठो का हवलदार शेर, ये सब मंजर देख रहा था। बहुत सारी बातें यहाँ मैं बता नहीं सकता। तो इसने कहा आप क्यों यहाँ आए, हमारी कोई क़यादत ही नहीं है। वो फिर मुझे पकड़ के वापस अपनी मेरी गाड़ी के पास ले गया, आगे किसने गाड़ियाँ आगे लगाई हुई थी, वहाँ से मुझे निकाल के कहता आप फौरी तौर पे वापस चले जाएं। फिर इनके पास बड़ी गाड़ियाँ थी। वो फिर रात को तकरीबन वहाँ से मैं, अगर वो शेरा ना होता, हवलदार शेर ना होता तो उसी दिन में मर जाता। लेकिन नून लीग का जलसा था, मैं गया हुआ था, वहाँ मुझे जलील कर रहे थे, वहाँ चढ़ाई थी, कोहरा था, गाड़ी ऊपर जानी थी। वो फिर रस्से डाल के इसी तरह धक्के लगा के 3 घंटे में हम बैठो कावनाबाद पहुँचे। तो जब बैठो कावनाबाद पहुँचे, भूखा प्यासा हिम्मत ही नहीं थी, गाड़ी को धक्के लगा के वो बंदे मेरे पीछे आए, वो घूर शेख, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, सेहत बहुत अच्छा आदमी, वो इस चीज़ का गवाह है। फिर मैं वहाँ से फिर रात को मैं 11-12 बजे आके तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत ये से आके खाना खाया, भूखा प्यासा, ये सारे लोग हैं। तो वहाँ फारूक कादर मुझसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये आप कहते हैं, मैं उनको बताता हूँ, मैं उनसे कितना दफ़ा मैंने कहा यार ये देखें, आप तो बहुत बात करते हैं फलाना, ये भी देखें। मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, सबको मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरे वालिद, लेकिन इनकी खिदमात हैं, इनके नाम का, इनके हम दूसरे लोग, आप यकीन जानिए ऐसे लोग हैं, मुझे देख के चाटना शुरू हो जाते हैं। वालिद साहब के जो साथी हैं, खासकर सरदार बरादरी के लोग, अजीम लोग हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको बहुत और दे दे, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने खुदा की कसम, मेरे वालिद के जो उस्ताद थे कर्नल बाबा सरदार फरोज थे, मुझे नहीं पता था कि वो हमें क्यों प्यार करते थे, लेकिन हम इधर, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन आ रहे हैं, जो मेरा सब्र किया हुआ था, जो कुछ ज्यादती हुई थी, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से सब आइंदा मसले के लिए हो जाएगा। अच्छा हबीब साहब, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप ये बताएं कि आपका असल शिकवा फारूक ताहिर, मलिक परवेज, फारूक हैदर या नून लीग से है, किससे है? देखिए ये सारे मिले हुए थे, इन्होंने हमसे जो लेना था, जिन लोगों को हमने शामिल कराना था, ठीक है नहीं। अभी देखे ना ये फारूक, एक थे एजी साहब, हमारे बड़े दोस्त थे, इधर रहते थे, हमारे गठे रहते थे। तो उनको मैंने कहा यार एक मेरे गांव में मुनोटा, मेरी हमशिरा उधर रहती है, पानी नहीं है,
उन्होंने कहा यार ये मैं पानी अपने से पास से देता हूँ, अगर इन्होंने ना दिया तो मैं अपनी जेब से दूंगा। उन्होंने वो स्कीम बनवाई, वो पलंदरी से वकील हैं, वो जो मुतलका दफ्तर है, फिर रवला कोट की स्कीम बना के, मेरे 2 लाख की थी या 1.5 लाख की एक बोर की, तो वो उनको कैंसिल हो गया। पिछले 5-6 महीने फोत हो गए। तो मैंने कहा यार फाइल किधर गई? तो पता चला वो दफ्तर वाले ने बताया वो तो फारूक तार ने कटवा दी है आपके, इसको किधर पानी दे रहे हो? ये सालम है। शिकवा हमारा उनसे ये है कि फारूक कादर को सब कुछ पता था। आज मैं कहता हूँ अल्फान अगर फारूक कादर ये बताए कि यार कश्मीर काउंसिल का जो पीछे था, जो हमने वर्क किया हुआ था ना, या तो ये हमें बताते। देखे ना अभी ये आज़ाद कश्मीर में जो अभी ये फ़हीम साहब गए हैं ये PTI में, तो वो राजा इब्रार को कह रहे हैं यार आप आ जाओ, शामिल हो जाओ, मिल के जिस तरह कहेंगे, ठीक है। अभी जब ये शामिल हुए थे फारूक तार और मलिक परवेज, उस वक्त शामिल हुए थे जब अख्तर रब्बानी साहब आखिरी स्टेज पे थे, जिंदगी और मौत की कश्म का भी इनको पता था कि अब सीट खाली है, ये लालची लोग हैं, ये खुदगर्ज लोग हैं। उस वक्त ये शामिल हुए हैं। इनको आवाम से क्या है, एक आवाज़ चली हुई थी। मैं कहता हूँ अगर परवेज लीडर है, वो मलिक फैल साहब थे, तो आए ना सामने आए, यार इलेक्शन लड़े ना, फिर मैं मान जाऊंगा, खुदा की कसम उसके पीछे चलूंगा। ये क्या हुई? अपनी एक तनख्वाह की खातर। भाई 5 से बड़ा उसने काम कराया है। मैन बैठक अमानाबाद का आप बताएं, ये शहीद के नाम का ये बताएं, ये मजूमा वाली सड़क आप बताएं। मैं पिछले दिनों एक उस था, मैं बहुत सारी बातें, दोवान अपनी बरादरी, जहाँ जहाँ हमारी बरादरी है लोग आके मुझे मिलते हैं, बैठे सभी लोग फोन करते हैं, ये नाम है कोई नौकरी दिला दो। मैंने कहा था इसको यार जिसको आप वोट देते हो उसको क्या वो, ठीक है कि नहीं? तो आप मैं ये बताता हूँ कि जितना नुकसान फारूक तार ने बैठक अमानाबाद को दिया, अख्तर रब्बानी साहब ने नहीं दिया। सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, मैं तो गैर जन्मदार हूँ, ठीक है ना। तो ये लोग जो है ना, ये कम अज कम ये देखें पार्टियां, ये फारूक का 10 साल, चलो 5 साल बन गए, हिस्ट्री लिखी जाएगी इन्होंने क्या किया है, क्या किया। वैसे वो रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको कभी बताया कभी इस परवेज ने आज तक वजीर आजम बैठक पे नहीं आ सका। यार मैं क्या था, हम लेके आए थे बैठक अमानाबाद, मैं सदर तंजीम उल अवान पाकिस्तान को ले गया, मैं फारूक कादर साहब को दोवान शरीफ लेके आया, मैंने सही अब्बास इंतजामी साहब को कहा था इनको कहो ना फारूक तार को इधर, वो नहीं आने देते, किसी को मिलने ही नहीं देते। क्या कभी वो किसी कारकुन को आके जाके पेश करते हैं, किसी का तारुफ कराते हैं? ये तो मुझे तारुफ जो मेरा हुआ है ये मेरे वालिद की वजह से, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मुझे किसी ने शफकत का हाथ रखा है, ना किसी ने मुझ पे, मैंने खुद जद्दोजहद की है जाती। लोग तो सोचते हैं ना मुझे ओहदा मिले तो मैं कुछ अपना, मैं जिस दिन ये सोचूंगा उस दिन अल्लाह ताला मुझे मार ही दे। अच्छा, तो ये बताएं कि अब जो आइंदा की सियासी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर के अंदर, स्पेशली हमारे हल्का बलोच के अंदर, ये बताएं कि हल्का बलोच में क्या होने जा रहा है, क्या लोग फिर इन्हीं लोगों को वोट देंगे? और ये भी एक जो शनवाई है, कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि यही लोग दोबारा से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब ये बताएं कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में पहले लोग हैं उनका क्या बनेगा? ये जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में बरकरार रहेगी या नहीं रह सकेगी, और अगर रहेगी तो उसकी क्या पोजीशन होगी? अच्छा, एक बात बड़ी ज़रूरी मैं भूल गया, वो बात आपने पहले बतानी है कि इस मलिक परवेज ने आवाम की वजह से क्या किया। एक तो यह है कि सबसे पहले नून लीग आज़ाद कश्मीर का टिकट मुझे उन्होंने दिया जो ज़िया को मिला। 2016 में फिर मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गया, वो टिकट लेके आया, और मलिक परवेज ने क्या किया आवाम बरादरी से कि शकील अवान जो पिंडी का सबक एमएलए है उसको ले गया ज़िमनी इलेक्शन में हल्का बैठक बलोच में, और शकील अवान ने मलिक परवेज के कहने पर अवाम बरादरी से जो बहुत बड़ा फ्रॉड किया, धोखा किया, अल्लाह ताला दोनों को पूछेगा। उसने कहा अवानो एक जाली लेटर पैड बना के गया मियाँ नवाज शरीफ का, उस पर लिखा कि नवाज शरीफ साहब आपको सलाम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 4 पोस्टें आवानों को दूंगा, कश्मीर काउंसिल, टेक्नोक्रेट की कोई सीट, मशीर और पता नहीं क्या। फ्रॉड किया ये मलिक परवेज ने, शकील अवान से फ्रॉड कराया। लोगों इन फ्रॉडियों से बचो, शेख रशीद जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ जो सियासी सूरत हाल है हल्के में PTI सीट निकालेगी अल्लाह की मर्जी से। राजा साहब को भी हमने समझाया, वो हमारे भाई हैं, काबिल आदमी हैं, लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरा भी शौक है यहाँ इलेक्शन लड़ने का, लेकिन यहाँ माहौल देखना पड़ता है।
तो मैं, क्योंकि ये अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, एक बताएं कि अतीक साहब ने एक ऐसे बंदे को ऊपर ले गए। थवैल साहब सारी ज़िंदगी रगड़ रगड़ के, पैदल चल चल के उनको कुछ नहीं मिला, जानदार साहब को कुछ नहीं मिला, नज़ीर ज़िया साहब को, अगर इस बंदे को मिला, इसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। थवैल साहब की कब्र पे जाना चाहिए था, उधर काम करवाना चाहिए था। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस दिन, अभी तो कोई सड़क मेरे ख्याल में यानी बन रही है, जब थवैल साहब फोत हुए, जनाजे वाले दिन ताज़ी रेफरेंस से ख़िताब करते हुए लोगों ने कहा मलक थवैल को यार बैठक पे ले जाओ, उधर दफनाओ। तो मैं कुर्बान जाऊँ पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह गिलानी पनाह शरीफ, उन्होंने कहा नजीब नकी और सरदार अल्ताफ़, उन्होंने जो लफ्ज़ बोला मैं याद नहीं करता, बस सारी ज़िंदगी मलक को इन आवाना ने वोट लेके, मलक को वोट लेके इसे सड़क नहीं बना सकते। ये हालत है हमारी। अभी जो काम करने थे ये पहले होने चाहिए थे। तभी इंशाल्लाह पीटीआई हल्का बलोच से, मैं एक कारकुन हूँ, लीडर तो हूँ नहीं, जज्बा है। अब देखें अब करते क्या है। अच्छा हबीब साहब, आजकल आप पीटीआई में हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हैं, मुस्लिम लीग नून में, या पीपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, आपके आजकल कौन सी जमात? सर मेरी तहरीक इंसाफ में इमरान खान के जो खिताब, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी जो हिम्मत जुर्रत है, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। वो और ख़ासकर जो लोग पाकिस्तान आर्मी के लिए कहेगा, कोई भी कहेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान हमारी आर्मी हमारी जान पहचान। देखो सैलाब आए पाकिस्तान आर्मी, ज़लज़ला आए पाकिस्तान आर्मी, कोई तूफ़ान आए पाकिस्तान आर्मी, सिपाही बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, हर जगह कुर्बानी देती है। सच्चे पक्के लोग हैं और इनका पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद। और हल्का बैठक बलोच से पीटीआई इंशाल्लाह सीट निकालेगी और भरपूर तरीके से निकालेगी, चाहे कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा एक आखिरी जो आपसे मेरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये बताइए कि जो दीगर जमातों के सियासी कारकुनान हैं जो अपना तन मन धन और जदोजहद करते हैं दीगर सियासी जमातों के लिए, उनको आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? और इसके अलावा खुसूसी तौर पर अपनी जो हल्के की आवाम है उनके लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो क्या करें और किस तरह के इक़दाम उन्हें करने चाहिए, या फिर किस तरह जो सियासी कारकुनान हैं उन्हें किस तरह का वर्क करना चाहिए? देखें जी, हक सच, जो सच्चा आदमी होता है ना खुलूस से, उसको अल्लाह मदद करता है। मुझे बहुत सारे पहले बहुत बड़े ओहदे के एक बंदा है, उसने बताया था कि आपने बहुत अच्छा किया कि ये जमात छोड़ी है। क्यों कि अब देखें, इन्होंने आवाज़ रीड करना था मलिक परवेज़ और फारूक ने, मेरी बात सुननी नहीं थी। कोई भी बात करे, कौन, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, एक मेरे वालिद की खिदमत है, कौन इनके साथ लोग गाल गलौज या झगड़ा करे, मैं ये काम नहीं कर सकता, चुप करके अपने घर ठीक। एक तो ये, दूसरा इंशाअल्लाह ये जो तहरीक इंसाफ है ये किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करेंगे, इसीलिए तो ये कामयाब है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकुन, अभी देखे ना हमने थोड़ा वर्क किया अपनी मतलब पूरा पाकिस्तान, कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में भी मेरी जान पहचान है, इधर भी है उधर भी, हल्के में ले गया, इतना वर्क किया, नून लीग बनवाई, ये नहीं क्या कुछ नहीं। फारूक अब्दुल साहब को, सिकंदर साहब को सारा पता है, लेकिन ये बेहरा लोग हैं। अब सिकंदर साहब को इस उम्र में आज़ाद कश्मीर में अगर कोई सियासतदान है, मैं मानता हूँ तो सिकंदर अय्याज साहब बुजुर्ग है। मुझे अफसोस है कि इस उम्र में उनको मतलब परेशानी होना चाहिए था। तो इंशाल्लाह जो कारकुन है मेहनत जारी रखें, खुलूस से मेहनत जारी रखें। आओ किसी को कोई रुकावट हो, या हमारा इंशाल्लाह अज़ीज़ तलक वास्ता है जिधर उधर कोई काम नहीं कर सकता, जो भी आएगा उसको यहाँ मैं उसका काम कराऊँगा, साथ होकर जो रुकावट होगी मैं इंशाल्लाह उसके साथ हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से, कोई मसला नहीं है। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे थे कि मलिक हबीब आवान फर्जिन हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के, एक बहुत बड़े एजाज़ के मालिक, जो जिनके पास शहीद का एजाज़ है, उससे बढ़कर जो है वो बेशुमार तमगे उनके पास हैं। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी हैं। इनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से इनके बड़े ताफ़ज़ात हैं। इन्होंने जैसा कि आपको बताया कि आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस हल्का बलोच की जो सियासी सूरत हाल है
वहाँ किस तरह का माहौल, सियासी माहौल है, किस तरह लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, किस तरह की बेरुखियाँ इख्तियार की जाती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अपना जो जानने वाला जिसके साथ बहुत अच्छे मुरासिम हों तो वो भी उसको भी कभी कभी फरामोश कर दिया जाता है। तो ये आज की इनकी रोदात थी जो आपके कश्मीर की सियासत के अंदर किस तरह के लोग हैं, उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये फैसला आपने करना है। जो आवाज़ थी वो आप तक पहुंचा दी है, और इनको किस तरह साइड लाइन किया गया, किस तरह इनके साथ ज्यादतियाँ की गई, और किस तरह इनको एक जो है वो जमात से किनारा कश होने पे मजबूर किया गया। आजकल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिपाही हैं और उम्मीद है कि ये उसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। इसी पे मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। मुदस्सिर ज़ायदी, रवाज न्यूज़, इस्लामाबाद।